हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यूट्यूब पे मेरी बहुत ही कम वीडियो अपलोड हो पाती हैं। अब से पहले जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड करी हैं उन पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स में आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ मैंने देखा फ्रेंड्स कि इतने सारे कमेंट्स में ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चंस यही था कि सर ECS या चेक बाउंस होने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या फिर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ सकता है एवं इन प्रॉब्लम्स का क्या समाधान हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं फ्रेंड्स मैंने देखा कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछताछ की है कि सर ECS और चेक बाउंस के बारे में भी हमें बताइए। अगर हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट के माध्यम से अगर EMI कट रही है तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इसी के बारे में बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे डाउट्स जो हैं मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का ये डाउट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इन सब बातों के बारे में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आप लोगों से यही कहा है, अगर आप लोगों के पास में पैसा है तो किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से लिया गया लोन हो, क्रेडिट कार्ड का हो या बैंक का हो या किसी भी वित्तीय संस्थान के माध्यम से अगर आपने लोन लिया है तो अगर आपके पास में पैसा है तो उसे पेड करिए और अपना सिविल स्कोर बचाइए। क्योंकि फ्रेंड्स जिस प्रकार से हमारे शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है उसी प्रकार से हमारे सिविल स्कोर का भी स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर में आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। लाइफ में जब आपको कभी किसी ज़रूरत का एहसास होगा और उस समय में आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो उस समय आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि लाइफ में सिविल स्कोर का अच्छा होना, सिविल स्कोर का स्वस्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास में पैसा ही नहीं है उसके बावजूद आप किसी और से उधार लेके या फिर किसी अन्य एप्लीकेशन से उधार लेके आप फिर से इनका लोन चुकाइए। मैं आप लोगों को इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास में पैसा है तो सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर को ठीक रखें, उसको स्वस्थ रखें। और अगर आप लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो फ्रेंड्स आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाए, इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आप लोगों के पास में बिल्कुल भी पैसा जमा कराने के लिए नहीं है तो आप लोगों को सिविल स्कोर की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का वर्तमान ही ठीक नहीं है तो फ्यूचर के बारे में सोचना ज़्यादा बड़ी मूर्खता होगी। सबसे पहले हमें अपने वर्तमान को ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में फ्यूचर की सोचना चाहिए। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताते आ रहा हूँ कि जो लोन है ये एक ट्रैप है जिसमें इंसान ना चाहते हुए भी फंस जाता है। और इसमें ज़्यादातर वो लोग फंसते हैं या तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है या फ्रेंड्स जिन लोगों पे कंट्रोल नहीं होता है। बिकॉज मोबाइल के माध्यम से बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अगर लोन मिल जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से, तो इंसान सोचने लगता है कि मुझे ये लोन ले लेना चाहिए, उसके बाद में मैं चुका दूंगा। लेकिन जैसे ही वो विदाउट इनकम सोर्स के भी इससे लोन ले लेता है और उसको चुका नहीं पाता है तो फिर दूसरा लोन लेता है, फिर तीसरा लोन लेता है और इस प्रकार से काफ़ी सारे एप्लीकेशन के माध्यम से वो लोन लेकर के एक ट्रैप में फंस जाता है। तो इस प्रकार के ट्रैप से बाहर निकलना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और अगर इंसान चाहे तो बहुत ज़्यादा आसान भी होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 138 केस जो एक्ट है उसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने किसी बैंक के माध्यम से या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कोई लोन लिया है, वहाँ पर आप लोगों का ECS एक्टिवेट है या फिर आप लोगों का चेक दिया हुआ है। फ्रेंड्स जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है 138 एक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब हम लोन लेते थे तो हमें सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से ही आप लोगों को लोन मिल जाता था। जिन लोगों का सिविल स्कोर अच्छा होता था उनको भी लोन मिल जाता था, जिन लोगों को सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता था उन लोगों को भी लोन मिल जाता था। लेकिन फ्रेंड्स बदलते दौर के साथ में आप लोगों को काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी सारी जानकारी देने के बाद में लोन मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों से ECS भी एक्टिवेट करवा लिया जाता है। अब ECS की वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, पहले मैं आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। उसके बाद में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। वीडियो पे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ECS और चेक अगर नॉर्मली देखा जाए तो इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जब भी आपकी EMI बाउंस होती है तो आप लोगों को अगर ECS एक्टिवेट है या चेक दिया हुआ है तो आप लोगों को बाउंस होता है और बाउंस चार्जेस आप लोगों को पे करना पड़ता है। अगर बात की जाए कि अगर कानूनी कार्रवाई की, अगर इन दोनों की वजह से अगर आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो लगभग दोनों की समान ही कार्रवाई होती है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या बैंक के माध्यम से लोन लिया और वहाँ पे चेक दिया हुआ है या आप लोगों का ECS एक्टिवेट है जिसके माध्यम से आप लोगों की महीने की जैसे ही EMI डेट आती है उस पर ऑटो डेबिट होकर आपकी EMI ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। तो फ्रेंड्स जिसकी सैलरी आती है तो वो ऑटोमेटिकली जब भी उसकी EMI डेट आती है तो ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट से उसकी EMI कट हो जाती है। या फिर जिसके पास में इनकम सोर्स है तो उसकी जो सैलरी आती है या इनकम के द्वारा उसके पास में जो भी बैलेंस आता है तो उसका EMI डेट आने पर उसके बैंक खाते से काट ली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स
अगर कोई बंदा लोन ट्रैप में फंस जाता है तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, बिकॉज फ्रेंड्स उसने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लिया और उसमें सभी में अगर उसने ECS एक्टिवेट करा रखा है। मान लीजिए किसी बंदे की सैलरी 20,000 है और उसकी EMI जो है मंथली कटने की 30,000 रुपये हो रही है, तो वो किस प्रकार से उस EMI को चुका पाएगा, क्योंकि उसकी सैलरी 20,000 पर मंथ की आ रही है और उसकी EMI जा रही है 30,000 रुपये पर मंथ। तो इस प्रकार से वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। या फिर यूँ कहें फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि आप एक अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, जॉब करने के साथ ही आपने बैंक से कोई लोन लिया और लोन लेने के बाद में आपकी जो जॉब से इनकम आ रही थी उससे आप टाइमली उसका पेड कर रहे थे या आपके खाते से ऑटो डेबिट हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स किसी वजह से आपका जॉब चला गया या आपका जॉब छूट गया, उसके बाद में आप EMI कहाँ से पेड करोगे? तो इस वजह से भी वो आप लोगों के अकाउंट में बार बार EMI बाउंस चार्जेस लगा के काफ़ी सारा पैसा काट लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बाउंस चार्जेस की। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग एप्लीकेशन या अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। कुछ बैंक जो है 50 रुपये लगाते हैं, कुछ बैंक लगाते हैं 750 रुपये लगाते हैं, कुछ बैंक 500 रुपये लगाते हैं, कुछ एप्लीकेशन 300 रुपये या 250 रुपये काटते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसकी एक अवधि होती है, 50 रुपये से लेकर 750 रुपये के बीच में ही बाउंस चार्जेस लगाए जा सकते हैं। 750 रुपये की अधिक राशि का बाउंस चार्जेस नहीं लगा सकते। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करके बताते भी हैं कि सर बार बार बाउंस चार्जेस काट रहा है, 250 रुपये काटा, फिर 250 रुपये काटा, फिर 250 रुपये काटा, लेकिन 750 रुपये से ज़्यादा चार्जेस जो है आपके बाउंस चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी फर्स्ट EMI बाउंस हो गई, तो वहाँ पे आप लोगों से बाउंस चार्जेस ले लिया जाएगा और आपकी EMI पेंडिंग रहेगी। आप लोगों के पास में कॉल्स किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि आपकी EMI बाउंस हो गई है, सर आप जल्दी से जल्दी इसका पेड कर दीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक EMI से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 EMI से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 3 EMI बाउंस होने लगती हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को ज़्यादा डर लगने लगता है। मान लीजिए कि आपके पास में जो भी नहीं है या फिर आपकी EMI राशि आपकी सैलरी से ज़्यादा जा रही है, तो आप किस प्रकार से पेड करोगे? तो उसमें तो फ्रेंड्स आप लोगों को EMI का बाउंस चार्जेस लगना ही है। अब फ्रेंड्स ECS के माध्यम से या चेक के माध्यम से आप लोगों की EMI बार बार बाउंस हो रही है और आप लोगों के पास में इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हो। और वो डरने की वजह होती है फ्रेंड्स 138 एक्ट। जैसा कि मैंने थंबनेल में आप लोगों को बताया कि इसकी वास्तविकता क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसमें आप लोगों को पनिशमेंट मिल सकता है, क्या आपको इससे जेल हो सकती है, क्या आप लोगों को इससे जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्या लीगल नोटिस आने के बाद में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सारे सवालों के जो डाउट्स हैं फ्रेंड्स इस एक वीडियो में मैं आप लोगों के क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि वास्तविकता में कानून क्या कहता है और इस पे क्या कानून बना हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस चुके हो तो आप लोगों का डरना लाजमी है या नहीं है, ये भी मैं डाउट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों की EMI बार बार बाउंस हो रही है तो आप लोगों के पास में मेल ID के माध्यम से लीगल नोटिस आने लगता है। शुरुआत में फ्रेंड्स आप लोगों को कंपनी की तरफ से लीगल नोटिस आता है, उसके बाद में एडवोकेट की तरफ से लीगल नोटिस आता है। तो इस प्रकार का लीगल नोटिस जब आपके घर पे पहुँचता है या आपकी मेल ID पे आता है तो आप लोगों का डरना स्वाभाविक ही है, बिकॉज अगर इस प्रकार का कोई लीगल नोटिस आता है तो आप लोगों को लगता है कि वास्तव में इस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाएगी या मुझ पर जेल होगी। आप लोगों के माइंड में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं बनने लगते हैं कि इसके बाद में मेरे साथ में क्या होगा। बिकॉज इससे पहले की जितनी भी प्रोसेस होती हैं, कॉल्स के माध्यम से परेशान करना, मैसेज के माध्यम से परेशान करना या लीगल नोटिस भेज के परेशान करना या फिर रिकवरी एजेंट के माध्यम से परेशान करना, लेकिन ये 138 एक्ट क्या है इसके बारे में आप लोगों के दिमाग में आज तक भी ये फीड नहीं हो पाया कि ये वास्तविक में है क्या और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से मुझे फेस करने पड़ सकते हैं, वो डाउट ही मैं आप लोगों के यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। तो फ्रेंड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के माध्यम से ऋणदाता जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और उसकी फ्रेंड्स सज़ा 2 साल तक की हो सकती है और आप लोगों को चेक अमाउंट की डबल राशि जुर्माने के रूप में या फिर दोनों सज़ा आप लोगों को दी जा सकती है। तो ये तो थी फ्रेंड्स कानूनी प्रोसेस। अगर लोन देने वाला चेक बाउंस होने या ECS बाउंस होने के कारण अगर आप लोगों के ऊपर कानूनी प्रोसेस करना चाहे तो इसके माध्यम से कानूनी प्रोसेस अपना सकता है, वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपील कर सकता है या आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। अब फ्रेंड्स जिन लोगों का ECS के माध्यम से या जिन लोगों का चेक बाउंस हो रहा है उन लोगों को और भी ज़्यादा डर सता रहा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ जिनकी मदद से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है समझने में इस चीज़ के बारे में कि वास्तविक में ऐसा करने के बाद में क्या प्रोसेस होता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पे ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे इस चीज़ को समझने के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब देखते हो और यूट्यूब में ECS बाउंस के बारे में खूब सारी वीडियो देखते हो और खूब सारे उनके पास में व्यूज़ और खूब सारे कमेंट्स भी आते हैं, क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा कि ECS बाउंस होने की वजह से या चेक बाउंस होने की वजह से किसी को जेल हुई? किसी के भी कमेंट्स में आपने अगर ऐसा पढ़ा हो? मैंने तो आज तक ऐसा कोई कमेंट्स नहीं देखा कि ECS या चेक बाउंस होने की वजह से उसे जेल हुई है। नंबर 2 फ्रेंड्स आप गूगल में जाना और गूगल में जाके सर्च करना कि इंडिया में चेक बाउंस के फिलहाल में कितने मामले हैं।
आपको आश्चर्य होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 35 लाख केस जो हैं इंडिया में अभी फ़िलहाल में वेटिंग में है। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि कानूनी प्रोसेस जो होती है इतनी स्लो होती है, जो पैसे के साथ साथ में समय को भी बहुत ज़्यादा खाती है। कोई भी ऐप लोन या बैंक अगर आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहता है तो फ्रेंड्स उसे एक एडवोकेट करना पड़ेगा, और अगर वो एडवोकेट करता है तो उसे भारी भरकम फीस भी देना होगा। इसकी की प्रोसेस बहुत स्लो है, इस वजह से उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अगर किसी एडवोकेट का टाइम ज़्यादा खर्च होगा तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स, वो चार्जेज भी कंपनी से उसी प्रकार से वसूल करेगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने कोई लोन ले रखा है और आप लोगों का ECS एक्टिवेट है, या फिर आप लोगों ने चेक दे रखा है और आप लोगों के पास में EMI चुकाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों का जॉब छूट गया हो, या फिर आपकी जो EMI की जो राशि है वो आपकी सैलरी से ज़्यादा हो रही हो, या फिर फ्रेंड्स किसी अन्य कारण की वजह से आप लोग EMI नहीं चुका पा रहे हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपके पास में एक भी पैसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स कोई भी बैंक या कोई भी ऐप लोन कंपनी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करती है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है। मान लीजिए कानूनी कार्रवाई करने के बाद में वो आप लोगों को सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाती है और आप लोगों को 5 महीने, 6 महीने या साल भर की सज़ा हो जाती है। उसके बाद में आप तुरंत अपील करके ज़मानत ले लेते हो। इस सारी प्रोसेस करने के बाद में भी फ्रेंड्स अगर कोई भी बैंक या ऐप लोन आपसे एक पैसे की भी वसूली नहीं कर पाती है, बिकॉज आपके पास में पैसा ही नहीं है, तो वसूली कहाँ से कर पाएगा। तो फ्रेंड्स बैंक को या ऐप लोन कंपनी को एक तो आपकी EMI ना चुकाने की वजह से ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, दूसरी बात वो एडवोकेट के माध्यम से अपना समय और पैसा खर्च कर रहा है, उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कोई भी बैंक या कोई भी ऐप लोन कंपनी लॉस पे लॉस क्यों भुगतान करेगी। एक तो ऑलरेडी उसे अपने लोन का पैसा नहीं मिल रहा, एक तो वही नुकसान हो रहा है, ऊपर से एक एडवोकेट को भारी भरकम फीस देके उसका समय और पैसा दोनों खराब कर रही है। ये बात भी फ्रेंड्स आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जब फ्रेंड्स किसी बैंक को या किसी भी लोन ऐप कंपनी को ये लग रहा है कि आप लोगों के माध्यम से पैसा वसूल नहीं हो पाएगा बिकॉज आप लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तो कंपनी को और ज़्यादा लॉस करने से क्या फ़ायदा है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और भी एक फैक्ट देता हूँ। मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आते रहते हैं और वो बताते हैं कि सर मेरा 8 महीने से बकाया है, ECS भी है सर, बार बार बाउंस चार्जेस भी लग रहा है। कोई बोलता है सर मेरा 10 महीने से बकाया है, कोई बोलता है सर मेरा साल भर से मेरा बकाया है। उनके पास में फ्रेंड्स कंपनी की तरफ से भी और एडवोकेट की तरफ से भी काफ़ी सारे लीगल नोटिस आए हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ऐप लोन हो या बैंक लोन हो उनसे रिकवरी करने की भरपूर कोशिश करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लोन अमाउंट को इतनी आसानी से वसूल करना होता तो बार बार रिकवरी एजेंट भेजने की क्या ज़रूरत है, तो फिर वो डायरेक्टली कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके मेरे पास में बातचीत होती रहती है, 8 से 10 महीने तक जिनका ECS या चेक बाउंस होता है, उनके भी कॉल मेरे पास में आज भी आते हैं, उनका बाउंस हो रहा है और उनका EMI आज भी पेड नहीं है। उन लोगों का कहना है कि मेरे पास में सर अभी एक पैसा भी नहीं है और मैं किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा पेड नहीं कर सकता। उन लोगों का 8-10 महीने से आज भी उनका पेंडिंग है। उनके पास में काफ़ी सारे लीगल नोटिस आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बैंक या ऐप लोन कंपनी उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती। इसके पीछे भी फ्रेंड्स कोई ना कोई रीज़न जरूर रहा होगा। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आप लोगों का 5-10 लाख रुपए किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या बैंक के माध्यम से लोन लिया हुआ है और आपका चेक दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मुझे जेल होगी या जुर्माना देना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। ये सारे डर जो आप लोगों को सता रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों का साल भर से पेंडिंग पड़ा है उन लोगों पे बैंक या कोई भी ऐप लोन कंपनी आज तक केस करके उनको जेल क्यों नहीं करवा पाई। क्या फ्रेंड्स आपने कभी किसी के माध्यम से सुना है कि किसी का जो चेक बाउंस हुआ या ECS के माध्यम से उसका EMI बाउंस हुआ और आज वो जेल में है। बहुत सारे फ्रेंड्स सवाल हैं और बहुत सारे फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बताए, बाकी आप खुद समझदार हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपके पास में एक भी पैसा नहीं है पेड करने के लिए, आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई जॉब नहीं है, आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस होगा उसी तसल्ली से आप विश्वास के साथ और धैर्य के साथ में उस प्रोसेस को फॉलो करिए। हाँ मैं मानता हूँ फ्रेंड्स की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सभी को आती हैं, क्रिएट होती हैं। रिकवरी एजेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। आप लोगों के पास में बार बार कॉल्स भी आ सकते हैं, आप लोगों के पास में बार बार लीगल नोटिस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास में पैसा ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है आपका, और कोई क्या कर लेगा। अगर कोई भी बैंक या कोई भी ऐप लोन कंपनी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है तो इसके बदले में बैंक या ऐप लोन कंपनी को आपसे क्या मिलेगा जब आपके पास में पेड करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा यही कहना है, आप लोगों का धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि रिकवरी एजेंट रोज़ तो आपके घर पे आके बैठेगा नहीं फ्रेंड्स, एक बार आएगा उसको 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, फिर दोबारा आएगा फिर 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास में रिकवरी एजेंट आज आया है, फिर 15 दिन बाद में आए, फिर 1 महीने बाद में आए,
उसके बाद में आना ही बंद कर दे, बिकॉज उसको लग रहा है कि इसके पास में पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल है या इसके पास से पैसा मिलेगा ही नहीं। शुरुआती चरण में फ्रेंड्स आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं या फिर आप लोगों को समझ में आने लगता है कि वास्तविकता क्या है। अब फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोन लेने वाले तो बोलते हैं कि सर मुझे आपसे बात करनी है, बात करेंगे, अपनी सारी तकलीफ भी बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे। मैं उनकी भावनाओं को समझता भी हूँ, कदर भी करता हूँ, बट फ्रेंड्स सभी को अगर मैं आधा घंटा बात करके सभी को आधे घंटे का टाइम दे सकूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि मैं सभी से बात करूं, सभी से आधा घंटा बात करूं या उनको तसल्ली देता रहूं। तो फ्रेंड्स तसल्ली यही है कि आप धैर्य बना के रखिए। कॉल्स और आपके पास में मैसेज आते हैं तो आप लोग सिम निकाल के साइड में रख दीजिए। धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप धैर्य रखेंगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी प्रोसेस है फ्रेंड्स, अगर आप लोग धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोसेस की तरफ बढ़ते जाएंगे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोगों को समझ में आने लगेंगे कि वास्तविकता क्या है। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोगों के कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप लोगों को कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप लोगों के इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन ऐसा है आपके माइंड में है जो आप लोगों को लग रहा है कि मुझसे बात करने से ही सोल्व हो सकती है या कमेंट्स के माध्यम से सोल्व हो सकती है, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि सर मुझे बात करनी है, मेरी ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप अपनी कमेंट्स में प्रॉब्लम शेयर किया करें ताकि उस प्रॉब्लम के आधार पर मैं आप लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँ। अगर आप नॉर्मली आप मुझे अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉब्लम बता रहे हो, आपने वीडियो नहीं देखा, उसके बावजूद बिना वीडियो देखे अगर आप कमेंट्स करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि वास्तविकता क्या है। वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ इतना थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। उसके बावजूद अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा।